यूपी चुनाव के छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 बजे तक 46% तक वोट डाले गए हैं। सिद्धार्थनगर में 3 बजे तक 45% तक मतदान हुआ है। महाराजगंज में 47, गोरखपुर में 48 और साथ ही अंबेडकर नगर में 52.4% तक वोटिंग हुई है। बलिया में 46 और देवरिया में 45% तक वोटिंग। कुशीनगर में दोपहर 3 बजे तक 48% मतदान। बस्ती में दोपहर 3 बजे तक 49% वोटिंग। बलरामपुर में 3 बजे तक 42.67% तक मतदान हुआ है। तो कहां पर कि क्या परसेंटेज है ये हम आपको बता रहे हैं और साथ ही बता दें कि अभी 3 बजे तक 40% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। आपने अभी मतदान तो अलग अलग जिलों में वोटिंग लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक वोटर्स वोट डाल सकेंगे और ऐसे में अभी तक अगर देखा जाए 3 बजे तक तो 3 बजे तक में 40% से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं। यूपी में छठे चरण की वोटिंग के दौरान ही आपको चुनाव से जुड़ी एक संवेदनशील खबर बताते हैं। चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवाने की घटनाएं अक्सर आपने देखी और सुनी होंगी। अभी एक चरण का प्रचार बाकी है। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान अवैध शराब बंटवाने का ऐसा ही मामला पिछले दिनों सामने आया, जिसमें एटीएस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस गैंग के तार 7वें चरण वाले इलाकों में भी हो सकते हैं। इसी पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। ये धंधा गंदा है। करोड़ों की अवैध शराब बांटने का खुला खेल। चुनाव में खपाई गई शराब। अवैध शराब के वल्लभगढ़ कनेक्शन का पर्दाफाश। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, जिसमें जनता हर 5 साल पर अपनी मर्जी के मुताबिक जनप्रतिनिधि का चयन करती है। लेकिन इस बीच कई प्रत्याशी धनबल, बाहुबल, लालच के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। इसी लालच में एक है शराब की लालच। वोट के लिए पौवा बांटने की कवायद फिर शुरू होती जा रही है। करोड़ों की अवैध शराब बांटने का खेल चल रहा है। ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश यूपी चुनाव के पहले चरण के पहले हुआ था, जब मेरठ से एटीएस ने इस धंधे में लिप्त 6 लोगों को पकड़ लिया। फिर क्या कहानी खुलती गई और पता चला कि पश्चिमी यूपी के चुनाव में कुछ प्रत्याशियों के कहने पर करोड़ों की शराब बांटी जा रही थी। पता चला कि मुख्य सप्लायर कविंदर उर्फ बंटू है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा। साथ ही गाजियाबाद के मुरादनगर का सचिन, बागपत का पवन पकड़ा गया। वहीं एसटीएफ ने हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 3 लोगों को भी पकड़ा। इनका कहना था कि प्रत्याशियों के कहने पर ये शराब की सप्लाई कर रहे थे। मेरठ एटीएस की माने तो एक गिरोह के कुछ सदस्यों को पहले चरण के चुनाव के दौरान पकड़ा गया था, जो बैग में 10,000 की शराब लेकर जा रहे थे। यूपी चुनाव में अवैध शराब का धंधा जोरों पर था और मेरठ की एटीएस टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई थानों की टीमों के साथ मिलकर इस नेक्सस पर बड़ा धावा बोला है। तभी तो बहादुरगढ़ और हरियाणा में अवैध शराब का जो धंधा चल रहा था, उस पर लगाम लगने की सूचनाएं मिल रही हैं। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शराब माफियाओं का काफिला उस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये शराब हरियाणा के बहादुरगढ़ की एजिस स्प्रिट कंपनी में बनती है। फिलहाल कंपनी के 3 मालिकों अशोक मान, दलबीर मान, सिकंदर मान पर केस दर्ज हो गया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद कंपनी मालिक घर से फरार है। गौरतलब है कि खादर इलाके, जिसमें गंगा क्षेत्र और यमुना क्षेत्र है, वहीं पर करोड़ों रुपए की शराब का निर्माण और सप्लाई का धंधा है। आजकल इन शराब माफियाओं ने दुधिया और नए नए लड़कों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। अब इन्होंने अपनी काम करने का तरीका बदल लिया है।
अब मोटरसाइकिल पर दुधियों के जरिए, छोटे छोटे लोगों के जरिए 10-10 हज़ार से लेकर 20-20 हज़ार तक की शराब को ये लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचा रहे हैं। एटीएस के सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि मेरठ में करीब 50 लाख रुपए का लेहन और अवैध शराब का धंधा पहले चरण से पहले एटीएस ने खत्म किया है। फिलहाल एटीएस की टीम सक्रिय है और जल्द ही पूरब में भी तमाम लोगों को पकड़ सकती है। माना जा रहा है कि यूपी के छठे और 7वें चरण में ये अवैध शराब बांटने के खेल में लिप्त हैं। इसके पहले बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसी ही सूचनाएं मिली थी। वहीं होली भी नजदीक है, ऐसे में पुलिस सक्रिय है और जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए के शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब बांटने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं एटीएस के रडार पर पूरब में भी तमाम शराब माफिया हैं जहां अवैध शराब बांटने की कवायद चल रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक होली के मद्देनजर भी शराब माफिया अवैध शराब खपाने के मद्देनजर एक्टिव है। हालांकि पूरा सूत्र इनका वल्लभगढ़ के एडीएस स्प्रिट कंपनी से जुड़ा है। देखिए रिपोर्ट। अवैध शराब का वल्लभगढ़ कनेक्शन, पूरब में एटीएस के रडार पर शराब माफिया, चुनाव के दौरान शराब बांटने का खेल, यूपी पुलिस लगातार मार रही है छापा। ये मेरठ का वही इलाका है जहां यूपी चुनाव के पहले चरण में तमाम अवैध शराब जब्त किए गए थे, जिनको वोटर्स में बांटा जाना था। वही कार्रवाई के दौरान वल्लभगढ़ कनेक्शन का मामला सामने आया। जल्द ही बहादुरगढ़ की एडीएस स्प्रिट कंपनी के तीनों मालिकों अशोक मान, दलबीर मान, सिकंदर मान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका है। पहले चरण के चुनाव से पहले एटीएस और यूपी पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि यमुना पार इलाके में, हरियाणा से लगे हुए इलाके में और हस्तिनापुर के खादर के इलाके में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। वहीं 3 लोग एटीएस के रडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। हमने एटीएस के सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो एटीएस सूत्रों का दावा है कि बहुत ही जल्द इस बारे में एक बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे कि हमें पता चला है, आबकारी सूत्रों ने भी बताया है कि होली के मद्देनज़र अब ये शराब माफिया और भी एक्टिव हो गए हैं। साथ ही साथ इन्हीं दुकानों पर हरियाणा मार्क का शराब भी बेची जा रही है। आइए अवैध शराब के वल्लभगढ़ कनेक्शन को समझते हैं। अवैध शराब का वल्लभगढ़ कनेक्शन, हरियाणा के वल्लभगढ़ के एडीएस स्प्रिट कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड, फर्जी लेबल लगाकर शराब की बोतलें बेचने का मामला, अनियमितता पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई, सील करने के बाद कराई गई वीडियोग्राफी। 2013 में एडीएस स्प्रिट कंपनी की शुरू हुई थी डिस्टिलरी, 25 एकड़ एरिया में बनी है कंपनी, करीब 400 मजदूर काम करते हैं। बहरहाल यूपी में चुनाव का दौर है तो अवैध शराब का भी मार्केट जोरों पर चल रहा है। यूपी पुलिस लगातार छापे मारकर अवैध शराब का धंधा करने वाले गिरोह को अपने रडार पर लिए हुए है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की शराब यूपी में चुनाव के लिए मार्केट में उतार दी गई है। उसके बाद होली का त्योहार है। इसके मद्देनजर खादर का इलाका और हरियाणा के बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमा से लगते क्षेत्र काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसलिए तमाम थानों की फोर्स के साथ एटीएस भी इस मुहिम में लगी हुई है कि किस तरीके से अवैध शराब करने वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए। उधर कुछ शराब के ठेकेदार भी अवैध रूप से हरियाणा मार्ग का शराब अपनी दुकान पर चोरी छुपे बेच रहे हैं। आबकारी विभाग इन दुकानदारों की लिस्ट बनाकर बहुत जल्दी कार्रवाई करेगा। आबकारी विभाग के सूत्रों ने और एटीएस के सूत्रों ने बताया है कि एटीएस बहुत ही जल्द एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिससे इन अवैध शराब का काम करने वाले लोगों पर लगाम लग सके। वहीं पर हम आपको बता दें कि मेरठ और मेरठ के आसपास के बड़े बड़े शराब माफियाओं के सभी फ़ोन रडार पर हैं और मेरठ पुलिस एक बड़ी खबर जल्दी दे सकती है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। सिद्धार्थनगर जिले के 5 विधानसभाओं में मतदान के दौरान दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सभी बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 6वें चरण में सिद्धार्थनगर जिले में मतदान हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के 5 विधानसभाओं पे 2458 बूथ बनाए गए हैं, जहां
सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, आप लोग सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं, सर किस तरह का माहौल? नहीं, सभी जगह पे बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और सभी बूथ्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी जगह मशीन सुचारू रूप से चल रही है। 35% मतदान ऑलरेडी हो चुका है 1 बजे तक। और जैसा कहा गया था, कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई इश्यूज नहीं रेज किए गए और क्षेत्र में भी अब इस टाइम पे कोई भी समस्या, कोई भी शिकायतें नहीं आ रही। संगलदीप में कुछ इश्यूज आए थे सर, वो क्या वो सही हो किसी तरह? संगलदीप गांव में शुरू में लोगों ने वोट डालने से मना किया था क्योंकि उनके कुछ विकास के इश्यूज थे, रोड को और बाकी चीज़ों की डिमांड को लेके। तो वहाँ पे प्रशासन और पुलिस उनके साथ बैठ के उनसे वार्ता की गई है और वो लोग सब अब राजी हैं और ऑलरेडी वो लोग वोट कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो लगातार पुलिस अधीक्षक भी सुबह से डीएम सर के साथ बूथों का निरीक्षण। सर, किस तरह के माहौल है सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से? देखिए, पूरी तैयारियां हैं पुलिस की। हम लोग लगातार ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, लगातार बूथ सेंटर और जो भी इनकी बैरियर, पिकेट ड्यूटी, क्लस्टर, जोनल जो बनाए हैं मानक के अनुसार, जो चुनाव आयोग का मानक था, डीजीपी मुख्यालय से जो निर्देश मिला था उसके अनुसार सारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना अब तक जनपद में नहीं हुई है। शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। जो छोटी छोटी सूचनाएं कोई भी मिल रही हैं उसमें पुलिस की टीम जा रही है मौके पर, प्रशासन की टीम जा रही है, गाड़ी जा रही है और उसे एड्रेस किया जा रहा है। किसी तरीके कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और जिलाधिकारी दीपक मीणा, जिन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले के सभी 5 विधानसभाओं पे जो वोटिंग है वो सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कहीं भी किसी तरह के कोई इशू नहीं हो रहे। जहां भी हल्के फुल्के इशू जाए उनको सही करा लिए गए। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। तो छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर 46.70% तक वोट हुए हैं। सिद्धार्थनगर में 3 बजे तक 45% तक वोटिंग, महाराजगंज में 47 और गोरखपुर में 48.06% तक मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 3 बजे तक 52.4% तक मतदान, बलिया में 46, देवरिया में 45 और कुशीनगर में 48.00% मतदान। बस्ती में दोपहर 3 बजे तक 49% वोटिंग और बलरामपुर में 42.67% तक वोट डाले गए हैं। और चंदौली में जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है? नहीं मिला। ठीक है, तो महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। मेरे किसान भाइयों, छुट्टा जानवर है, बड़ी समस्या है आपके लिए। आपको उपज की दाम नहीं मिल रहा, सही है ये? सही बात है। किसान कितने हैं यहाँ? बड़ी बड़ी समस्या है आपकी भी। और मेरी बहनें, आप महंगाई का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही के कंधों पर है। घर संभालती हैं, खेती में काम करती हैं, घर पे जितने भी परिवार के सदस्य उनकी देखभाल करती हैं। तो मुख्य तौर से मैं ये धान नहीं खरीद रहे हैं। किसान बहुत परेशान है और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। वो भी कमा नहीं पा रहे हैं सरकार की नीतियों से। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं? सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है। हाँ? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो? चलो ये दरवाजा छोड़ देता हूं, मैं उसके घर चले जाता हूं। पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। ठीक है, तो जो छुट्टा जानवर आपका खेत चलता है तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है?
ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है, या ये कौन सी जाति का खेत है भाई कि मैं इसको चरूं या ना चरूं, कि चरे जाता है, चरे जाता है, नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इस पे सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिख सकते ना। मान लो अगर सड़क बन जाती है तो, अगर बिजली के तार लगते हैं तो क्या वो तार कहीं किसी के घर पे पहुंचकर घूम जाते कि भाई इस धर्म के घर में हमें नहीं जाना, हम तो दूसरे घर में जाएंगे? क्या बोलता है तार ऐसे? नहीं ना, बिजली का तार है, सब जगह जाता है। उद्योग लगता है तो उद्योग के दरवाजे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि भाई सिर्फ इसी धर्म के लोग काम करेंगे यहाँ और दूसरों को नहीं काम देना हमें, नहीं होता ना ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म आपकी जात, उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म आपका जात आपकी जात, तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए, कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा है कि ये धर्म और जाति को बार बार उभारने से किसका फायदा हो रहा है? आपका पेट भर रहा है? आप रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? ये पार्टियां जो कहती हैं कि आपके धर्म की रक्षा करेंगी, इन्होंने आपका पेट भरा है? आपके जीवन में पिछले 5 सालों से तरक्की आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? नहीं आई ना, तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए, आपको सशक्त नहीं बनाया, किसान के क्या उपज खरीदा नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और ये लोग वही बातें कर रहे हैं, धर्म जाति। आके आपसे धर्म की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति जो आपके धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने समाधान ढूंढा ही नहीं आपकी समस्याओं का। इनकी नीतियों ने समस्या बना दी छुट्टे जानवर की। इन्होंने गौशालाएं बनाई, छत नहीं डाले, पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया। तमाम वीडियो पिछले साल फैले थे, जेसीबी से गाय को, जिंदी गाय को उठाकर गाड़ रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, गाय सांस ले रही है, दिख रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं उस पे, बड़े बड़े घाव है, लेटी है बेचारी, न खाना मिला है उसको, न चारा मिला है, न। और चंदौली में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार हैं और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके। गाजीपुर के जहूराबाद, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ऐसे सभी भारत माता के सपूतों को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब गाजीपुर जनपद की बात आती है तो गाजीपुर जनपद
त्रेता युग से अपनी पहचान को बनाए रखता है। याद करिए, जब महर्षि विश्वामित्र को अपना यज्ञ करना था, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांडीय यज्ञ नहीं था, वह राष्ट्र रक्षा का यज्ञ था। और राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कौन देश के अंदर सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है, उस कालखंड में इसी धरती पर जन्मे महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ढूंढ निकाला था। महाराज गादी से जुड़ी हुई धरती है, महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई ये धरती है, और इसीलिए राष्ट्र रक्षा के लिए पहला यज्ञ जिस धरती ने प्रारंभ किया था, उस गादी तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि न निस्तर पापी का घोष करने वाले महर्षि विश्वामित्र के नाम पर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस जनपद के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी किया है। भाइयों बहनों, पिछली बार चाहे जैसे भी हुआ हो, आपने जिस व्यक्ति को विधायक चुना, उस व्यक्ति को इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपके पास समय निकाल करके आपके विकास पे ध्यान देते। अन्यथा इस शहीद स्मारक जो यहां पर हमारे शहीद हैं, उनके नाम पर जिस फील्ड में हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं, एक अच्छा खासा स्टेडियम बन सकता था और राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग दे सकती थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी इन लोगों के पास कार्य करने की। ये लोग तो, मैं जब यहां आया हूं तो मैंने एक चीज देख करके मुझे बड़ा वो लगा कि वास्तव में आपका जो जौहराबाद है, जौहराबाद भी चाहता है कि विकास और बुलडोजर की यात्रा साथ साथ चलती रहे। और अभी मैं देख रहा था, यहां पे एक बुलडोजर खड़ा है। वास्तव में ये बुलडोजर वही है जिसने गाजीपुर को लखनऊ के साथ एक्सप्रेस हाईवे के साथ भी जोड़ा है। और याद करिए, आज से ठीक 15-16 साल पहले जब इसी गाजीपुर जनपद के बगल में मऊ जनपद में रामलीला के भव्य आयोजन में एक माफिया तमंचा लहराते हुए जाता है, खुली जीप में बैठ करके जाता है, रामलीला के कलाकारों को पीटता है। यादव, राजभर, बिन और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, इनके घरों में आग लगाते हुए, आगजनी करते हुए पूरे मऊ शहर के अंदर भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए दंगा कर रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने कीड़े की तरह चुपचाप रेंग रही थी। याद करिए कैसे उस माफिया के सामने मौन थी सरकार। वह माफिया उस समय तमंचा लहरा लहरा करके भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बना रहा था। और एक सरकार आपने पिछले 5 साल पहले देखी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करके आगजनी करा रहा था, उसी माफिया को आपने सरकार के बुलडोजर के सामने कीड़े की तरह रेंगते हुए भी देखा है, गिड़गड़ाते हुए देखा है। अब वह खुली जीप पे नहीं चलता है, अब वह व्हील चेयर पर चलता है, व्हील चेयर पर। ये परिवर्तन है। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों को माफिया के व्हील चेयर पर चलने में परेशानी है। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि यहां पर समाजवादी पार्टी के सहयोग से जो व्यक्ति प्रत्याशी बनकर के आया है, यह
वास्तव में यह इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वह उस कुख्यात माफिया का मोहरा बनकर के यहाँ पर केवल नमूने के रूप में आया है। और ऐसे नमूनों को विधानसभा में न भेजें, मेरी आप सबसे अपील है। अच्छा विकल्प हमने दिया है, कालीचरण राजभर आज आपके सामने प्रत्याशी के रूप में है, और इसीलिए कालीचरण राजभर को मैंने आपके पास भेजा है। भाइयों बहनों, हम महाराज सुहेलदेव की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, महाराज सुहेलदेव को सम्मान किसने दिया? महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले जिन्होंने सालार मसूद गाजी से भारत की रक्षा की थी, ऐसे महाराज सुहेलदेव 1000 वर्षों तक उनके नाम को सरकारें नहीं लेती थी, सबने भुला दिया था। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया। अगर 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव नहीं होते तो विदेशी आक्रांता पूरे भारत का इस्लामीकरण कर दिए होते। लेकिन उस इस्लामीकरण की गति को रोकने का काम अगर किसी महापुरुष ने किया है, उस कालखंड में महाराज सुहेलदेव ने किया। और महाराज सुहेलदेव ही थे जिन्होंने सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास रोक करके 3 लाख सेनाओं के साथ सालार मसूद गाजी को जिंदा दफन करने का काम करवा दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।